आज की ये केस स्टडी बहुत 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 खास है, क्योंकि इसमें विड्थ भी है, इसमें डेप्थ भी है। दोस्तों, भारत का विश्व सितारा कौन है यूट्यूब पर? सिर्फ एक चैनल का नाम आता है, टी सीरीज, 180 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ। 1947 में वेस्ट पंजाब से गुलशन कुमार जी की फैमिली दिल्ली आई। दिल्ली आकर जैसे कि हर कहानी में दर्द होता है, सड़क के किनारे चादर बिछाकर फल बेचना शुरू किया। कुछ समय बाद ग्रोथ हुई, उन्होंने एक फ्रूट जूस की दुकान लगाई, वहां से एक कैसेट की दुकान लगाई। लेकिन गुलशन कुमार ने एक वक्त में जब इसको संभाला, इसको इंडस्ट्री बनाया, उन्होंने इसका नाम तब रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। आज दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनीज में से एक स्थापित करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज लगाई, कौन सी पॉलिसी अपनाई, रिटेलर्स के साथ क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ क्या किया, पुराने दिग्गजों को कैसे हिलाया, ढेर सारी लर्निंग इस केस स्टडी में। पूरा देखना, एंड तक देखना, नोट्स लेते हुए देखना। और आज मेरा दावा है, यदि इसकी लर्निंग अपना ली तो बिजनेस में ग्रोथ गारंटीड है। 70s में कैसी थी म्यूजिक इंडस्ट्री? म्यूजिक इंडिया लिमिटेड और पॉलीडोर, इन दो का राज चलता था, फुल मोनोपोली। ये लोग एलपी रिकॉर्ड बनाते थे जो कि खूब महंगे थे और उनको हाई प्राइस में बेचा करते थे। अचानक सीन बदलने लगा। 1970 में 2-in-1 आया। 2-in-1 पूरी दुनिया में जब पॉपुलर होने लगा तो अलग अलग देश से जो भी लोग इंडिया आते अपने साथ 2-in-1 लेके आते, और घर घर में जहां भी थोड़े सक्षम लोग थे कैसेट बजाने का क्रेज आने लगा। और 1978 में क्रांति आ गई, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस किए और भारत में तेजी से विदेशी सामान आने लगा। और साथ में आए अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग क्वालिटी के कैसेट प्लेयर और कैसेट्स। पुरानी फिल्मों को याद कीजिए, कैसे रईस दिखाते थे, एक आदमी सूटेड बूटेड सिगार दबा के यूं कबर्ड में जा रहा है, एक रिकॉर्ड निकाल रहा है, ला के धीरे से लगा रहा है, उसके ऊपर यूं पिन जाके धीरे से बैठ रही है, म्यूजिक बजना शुरू हो रहा है, और ग्रामोफोन का यूं पोंगा निकला हुआ रहता था, और म्यूजिक सुनना रईसों का शौक था। लेकिन 2-in-1 ने, कैसेट्स ने, कैसेट प्लेयर्स ने आम आदमी की पहुंच में म्यूजिक को ला दिया। और उसी वक्त गुलशन कुमार को इसमें अवसर नजर आया। वो तब तक कैसेट प्लेयर बेच रहे थे, छोटा मोटा व्यापार माना जाता था, अनऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने तुरंत इसके अंदर गहरे उतरने का निर्णय किया। गवर्नमेंट की हर सब्सिडी का, हर लोन का, हर इंसेंटिव का फायदा उठाया। अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री थी, यहां तक कि कोई इसको इंडस्ट्री भी नहीं कहता था, दुकान कहता था। उसको एक इंडस्ट्री में बदल दिया। SSI, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाई। फायदा भी तो था, 7 रुपीज की कैसेट आती थी, खाली डुप्लीकेशन का कॉस्ट लगता था और बाजार में 25 रुपए में बिकती थी। गुलशन कुमार ने एक ऐसे बिजनेस को जो छोटा मोटा माना जाता था, उसको इंडस्ट्री में तब्दील कर दिया। दोस्तों, छोटे बिजनेस ओनर क्या गलती करते हैं? वो अक्सर सब्सिडीज नहीं लेते, इंसेंटिव्स नहीं लेते, गवर्नमेंट की स्कीम का कोई फायदा नहीं लेते। क्यों? पेपर वर्क से डर लगता है, कॉम्प्लायंसेस से डर लगता है। अरे बड़ों से कुछ सीखो भाई। ये लोग वही उद्योग खोलते हैं और उसी एरिया में खोलते हैं जहां गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिल रहा हो। नहीं तो हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में इतनी इंडस्ट्रीज क्यों आती? इसलिए आती क्योंकि कहीं पर एक्साइज की छूट मिल रही है, कहीं इनकम टैक्स की छूट मिल रही है। अलग अलग छूट का फायदा उठाइए, छोटे मोटे कॉम्प्लायंस से मत डरिए। अच्छा कंसल्टेंट रखिए, अच्छा CA रखिए, अच्छा एडवाइजर रखिए। रिटेलर खुश तो मैन्युफैक्चरर खुश। गुलशन कुमार ने तहलका मचा दिया उस जमाने में कि स्कीम लाके कैसेट ट्रांसपोर्ट होती थी, डब्बे टूट जाते थे, कभी कभी खराब हो जाती थी। गुलशन कुमार ने ऑफर निकाला, यदि कैसेट खराब हुई हम वापस ले लेंगे, यदि पैकेजिंग खराब हुई हम वापस ले लेंगे, यदि कैसेट नहीं बजी हम वापस ले लेंगे, और सबसे बड़ी बात, यदि कैसेट नहीं बिकी तो भी हम वापस ले लेंगे। अब आप सोच कर देखिए, एक रिटेलर को इससे ज्यादा क्या चाहिए कि उसके पास माल की कोई लायबिलिटी नहीं है, दिल खोल के लोग ऑर्डर करते, दिल खोल के लोग कैसेट बेचते। और एक बात आज आपको बता दूं, जब माल डंप होता है ना कहीं, तो अक्सर बहुत सारे लोग माल वापस नहीं करते, कैसे न कैसे उस माल को बेच देते हैं, या लेमन की भाषा में कहूं तो किसी न किसी को चेप देते। और जब रिटेलर खुश हुआ
तो धंधा देश के कोने कोने तक जाने लगा, छोटे छोटे गांव कस्बों में फैलने लगा। और कहां मिलने लगी कैसेट? उसके पहले कैसेट सिर्फ म्यूजिक शॉप में मिलती थी, जहां रिकॉर्ड, म्यूजिक सिस्टम सब मिलते थे। अब मिलने लगी पान की दुकान पे, अब मिलने लगी ग्रोसरी की दुकान पे, अब मिलने लगी बसों के अंदर, अब मिलने लगी ट्रेनों के अंदर। क्यों मिलने लगी भाई? एक तो बेचने की लायबिलिटी नहीं थी, और दूसरी इतनी सस्ती हो गई थी कि पूरा का पूरा भारत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया। याद कीजिए अपना बचपना, जब आप बस स्टैंड जाते थे आपको गाना बजते हुए सुनाई देता था, बस के अंदर सुनाई देता था, टेम्पो के अंदर सुनाई देता था, ऑटो के अंदर सुनाई देता था। अरे कैसे सुनाई देता था भाई? कोई इतना महंगा महंगा रिकॉर्ड नहीं बजता था, सिर्फ एक चीज बजती थी, कैसेट। याद कीजिए वॉकमैन, जेब में आप वॉकमैन रख के घूमते थे, मजे से कान में ईयरफोन लगा के रखते थे। कैसे? कैसेट। सच कहूं तो सारी देन भारत के हर आम आदमी तक म्यूजिक ले जाने का सेहरा किसी के सर है तो गुलशन कुमार के सर है। क्या आप अपने रिटेलर को ऐसी कोई स्कीम ऑफर कर सकते हैं जहां पर स्टॉक मंगाते हुए, स्टॉक रखते हुए वो निष्फिक्र रहें और चाहे जितना माल रख सकें, चाहे जितना माल बेच सकें? याद रखिए हर बड़ी कंपनी ऐसा कर रही है। आज ऑनलाइन कंपनीज को आप ले लीजिए, अमेजॉन हो चाहे नेटफ्लिक्स हो, आज ये क्या कर रहे हैं? आपको पहले महीने का ट्रायल फ्री देते हैं, जिससे आपको आदत पड़ जाए उस प्रोडक्ट की। जब कोई नया अखबार लॉन्च होता है वो क्या करता है? 1 महीने तक आपके घर में फ्री अखबार डालता है ताकि आपको उसको पढ़ने की आदत पड़ जाए। एफएमसीजी की कंपनियां क्या करती है? लाकर अपने प्रोडक्ट्स को किराना दुकानों में रख देती है, कहती है बिकेगा तो बेच लेना, हम एक तरफ से फुल एडवर्टीजमेंट करेंगे, स्टार पावर लगाएंगे, कस्टमर आपकी दुकान में आएगा, आप ये माल बेच देना, नहीं बिकेगा तो हम उठा लेंगे। बड़ा सवाल, आप जो भी बिजनेस करते हैं, क्या आप अपने बिजनेस में अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऐसे स्ट्रेसेस से फ्री कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो सफलता का बहुत बड़ा स्कोप है। दोस्तों मेरा यह मानना है कि टी सीरीज ने म्यूजिक को सिर्फ आर्ट की तरह ट्रीट नहीं किया, उन्होंने इसे बिजनेस की तरह ट्रीट किया और एक बिजनेस में जैसी जैसी रिसर्च की जरूरत होती है वैसी वैसी रिसर्च की। मैं आपको अपने शब्दों में टी सीरीज के रिसर्च की फिलॉसफी समझाता हूं। सबसे पहले भूषण कुमार कहते हैं ईयर सेंस। ईयर सेंस का अर्थ वही म्यूजिक चलेगी जो कानों में मेलोडी की तरह आती हो। वो कहते हैं मुझे ये मेरे पिता से वसीयत में, वरदान में, इनहेरिटेंस में मिली है। मैं म्यूजिक को देख के जज कर लेता हूं ये कान को मीठी लग रही है कि नहीं लग रही है। दूसरी सबसे बड़ी चीज हम सेंस। हम सेंस का मतलब हमिंग, गुनगुनाना। वही म्यूजिक हिट होगी, उसी रिकॉर्ड के मिलियंस बिकेंगे जिसको आप बार बार गा सकें, गुनगुना सकें, भले ही आप कितने भी बेसुरे क्यों ना हो। इसीलिए कयामत से कयामत तक आशिकी, इनके गानों को आप आज भी गा सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार सुन सकते हैं, बोर नहीं होंगे। तीसरा सेंस फीडबैक सेंस। इनकी एक टीम है जो मार्केट में जाती है और ये देखती है लोग क्या सुन रहे हैं, किस तरीके का सुन रहे हैं, क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप क्या लाइक कर रहा है। वो फीडबैक लेकर ये वापस अपनी यूनिट में आते हैं। वहां पर पूरी टीम बैठकर फैसला करती है हमारे गाने इस रिसर्च से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और चौथा सेंस है फ्लेवर सेंस। रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, एक ही आइटम को 10 रेस्टोरेंट 10 तरीके से बनाते हैं, 10 तरीके से परोसते हैं, हर कोई उसमें अपना फ्लेवर डालता है। ठीक इसी तरीके से गुलशन कुमार जी और भूषण कुमार जी दोनों का यह मानना था पुरानी म्यूजिक को भी परोसना है, उसका फ्लेवर चेंज कर दो, उसकी म्यूजिक को मॉडर्न कर दो ताकि यंग लोग भी उसको पसंद करें। ऐसा ना लगे हम ओल्ड टाइम्स की म्यूजिक सुन रहे हैं। गाने हमेबल हों, गाने मेलोडियस हों, लेकिन म्यूजिक में नयापन आ जाए। और इसके लिए गुलशन कुमार खुद पार्टीज में जाया करते थे, कौन से गाने बज रहे हैं, कौन से गाने सुन रहे हैं। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने मार्केट रिसर्च की? क्या आपका प्रोडक्ट वाकई में लोगों को किस तरीके से चाहिए, किस पैकिंग में चाहिए, किस स्वरूप में चाहिए? कभी आपने अपने कस्टमर से पूछा? जितनी भी बड़ी कंपनियां शुरू होती है वो पहले मार्केट रिसर्च करती है। आज मैं businessjito.com को याद करता हूं। हमने सबसे पहले जब ऑनलाइन कोर्सेज बनाए, हमने सोचा कौन कौन सी कैटेगरी है जिसको ऑनलाइन आना चाहिए। हमने सोचा बिजनेस ओनर स्कूल कॉलेज पढ़ने के बाद कभी कोर्स नहीं करता, बिजनेस ओनर के लिए बिजनेस गुरुकुल ऑडिट जैसे कोर्स लाए। हमको लगा हर घर में हर आदमी को सफलता की आदतें सीखनी चाहिए। फिर हमने वीआईपी बनाया। हमको लगा कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी रिटेल की है और रिटेल में जो स्टाफ आता है उसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती, वो कैसे सीखे सेल्समैनशिप। उठाए सारे रिटेल के कोर्स बनाए। मुझे इतने सालों के अनुभव से यकीन था
पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग जो MLM कर रहे हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी एजुकेशन है। हमने पूरा MLM एजुकेशन का पैक बनाया, एक एक कोर्स businessjito.com में जो हमने लॉन्च किया वो मार्केट रिसर्च से लॉन्च किया। आपके सामने बड़ा सवाल है, आपने वो बिजनेस शुरू किया जो आपको पसंद था या आपने वो बिजनेस शुरू किया जिसकी जनता को जरूरत थी? कहते हैं औसत लोग सरकारी नियमों से डरते हैं और बुद्धिमान लोग उसी में लूप होल ढूंढते हैं। गुलशन कुमार जी ने क्या किया? उनको पता था GCI से लड़ना, पॉलीडोर से लड़ना आसान काम नहीं है। उन्होंने एक लूप होल निकाला। भाई बहुत फेमस सॉन्ग है या बहुत फेमस एल्बम है, उसको एक डिफरेंट ऑर्केस्ट्रा के साथ, डिफरेंट सिंगर के साथ यदि कॉपी किया जाए तो उसका नाम होगा कवर वर्जन और वहां पर कॉपीराइट लॉ अप्लाई नहीं होगा। बस उन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया, हर फेमस सॉन्ग को, हर अच्छे सॉन्ग को दूसरे ऑर्केस्ट्रा के साथ, दूसरे सिंगर के साथ कॉपी करना शुरू किया। और बहुत बार कस्टमर उतना फर्क नहीं कर पाता क्योंकि कवर पेज मिलता जुलता है, आवाज सिंगर की मिलती जुलती है, और फर्क हल्का फुल्का कर भी लेना तो रिकॉर्ड की तुलना में कैसेट इतनी सस्ती है कि फर्क को इग्नोर करके आम आदमी कैसेट खरीदने की ओर बढ़ जाता है। गुलशन कुमार जी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। कैसे लगाए? अब लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, इनको अफोर्ड करना आसान काम नहीं था। ये सब बड़े बड़े रिकॉर्ड के, बड़े बड़े लेवल के कलाकार थे। अब इनको कहां से लेके आ पाते? तो इन्होंने क्या किया, उनसे मिलती जुलती आवाजों को लाना शुरू किया। कई आवाजें मिलती जुलती नहीं भी थी तो टैलेंटेड वॉइसेस को उठाकर लाना शुरू किया। इस चक्कर में खूब सारे नए टैलेंट भी बने और उन बड़े बड़े स्टार्स की फीस भी नहीं देनी पड़ी। और सच यदि कहूं तो अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक, सब लोग टी सीरीज की देन है। तो यदि मैं ये कहूं कि गुलशन कुमार जी ने पैसे भी बनाए और खूब सारे स्टार भी बनाए तो कोई अचरज की बात नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग, जहां बाजार नहीं था वहां बाजार बना दिया। असली में गुलशन कुमार खुद देवी पार्वती के और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। रोज मंदिर जाना, रोज पूजा पाठ करना, सब उनकी दिनचर्या थी। एक दिन उनको लगा यार बहुत सारे लोग आंखों से ठीक से देख नहीं पाते, उन लोगों को भी तो मंत्र पढ़ना है, कई बार बोलने की इच्छा नहीं है, किसी को सुनना हो तो क्या करे? उन्होंने एक नया मार्केट बिल्ड किया, डिवोशनल म्यूजिक का मार्केट। और सारे मंत्र, सारे भजन, सब कुछ रिकॉर्ड करके अलग अलग आवाजों में डाल दिए। वैष्णो देवी से लेकर जगन्नाथपुरी तक टी सीरीज बजना शुरू हो गया। एक कदम और आगे बढ़े, उनको यह समझ आया लोगों को घर बैठे दर्शन करा दिया जाए, क्योंकि सब कोई जा नहीं सकते। उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई, एक एक जगह की, एक एक तीर्थ स्थल की, और साथ में खूब बड़े बड़े सिंगर लगाए। लोगों को ऐसा लगता था मानो वो साक्षात दर्शन भी कर रहे हैं, भजन भी सुन रहे हैं। करोड़ों रुपए का डिवोशनल मार्केट। यदि किसी को इसका श्रेय जाता है तो सिर्फ और सिर्फ गुलशन कुमार है। इसको मैं कहूंगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। और खास बात, था तो वो पूरा म्यूजिक का हिस्सा। आज आपसे बड़ा सवाल है, क्या आपके बिजनेस में ऐसे कोई इनोवेशन की गुंजाइश है? कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की गुंजाइश है? कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपके करंट प्रोडक्ट से हल हो सकता है, नया बिजनेस पैदा हो सकता है? थोड़ा ध्यान दीजिए, जीतेगा वही जो इनोवेशन करेगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की लाइफ साइकिल में हर थोड़े पीरियड में एक्सपेंशन इनोवेशन होते रहना चाहिए, नहीं तो बिजनेस अपने आप मर जाएगा। ये बात गुलशन कुमार, भूषण कुमार दोनों भली भांति जानते थे। उनको पता था सिर्फ कैसेट बेच के और दूसरों की म्यूजिक बेचकर जिंदगी नहीं जी जा सकती है। यदि बड़ा बनना है तो अपना म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस लगाना होगा, और एक कैसेट मैन्युफैक्चरर का नेचुरल प्रोग्रेशन, उसका नेचुरल विस्तार है म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस। उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस लगाने का निर्णय लिया। क्या शुरू में सफलता मिल गई? नहीं मिली। पहली पिक्चर लल्लू राम सुपर फ्लॉप। उसके बाद 5 साल तक खूब मेहनत। फिर क्या हुआ? वो हुआ जो इतिहास है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, और गुलशन कुमार ने पापा का नाम करने का निर्णय ले लिया। कयामत से कयामत तक के बाद यारियां और न जाने कितनी पिक्चर आई। अब टी सीरीज एक बड़ा म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस बन चुका है। इंडिया का ही नहीं, कई दुनिया के रिकॉर्ड भी आज इनके नाम है। तो आपके लिए इसमें क्या लेसन है? यदि बिजनेस में विस्तार की गुंजाइश हो तो मत रोकिए, क्योंकि कंघी उसी वक्त काम आती है मेरे दोस्त
जब सर में बाल हो। बिजनेस का विस्तार उसी वक्त काम आता है जब मार्केट में डिमांड हो, आपके भीतर जुनून हो, सही टीम हो और आपके पास प्रोडक्ट हो। यदि ये समीकरण बैठ रहा हो तो विस्तार करने में हिचकना मत, नहीं तो आगे जाके बहुत पछताओगे। साथ वाले लोग बड़े हो गए और मौका होते हुए भी मैं वही रह गया। और दोस्तों, जैसे हर इंसान की एक उम्र होती है, वैसे ही हर प्रोडक्ट की भी एक उम्र होती है। रिकॉर्ड उद्योग मर गया, कैसेट उद्योग मरने लगा, क्यों ना मरता। एसडी कार्ड आए, पेन ड्राइव आए, आईपॉड आया, कितनी चीजें आई, पूरा का पूरा इंटरनेट का संसार आ गया। बहुत सी कंपनियां खत्म हो गई, नाम लेवा नहीं बचा। अरे टी सीरीज को तो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 19 साल के भूषण कुमार को सब ने जितना कच्चा खिलाड़ी शुरुआत में समझा था, वो वैसे थे नहीं। विजनरी, दूरदृष्टा, शार्प फोकस, उन्होंने देख लिया था क्या होने वाला है। उन्होंने तेजी से कंपनी को बदलना शुरू किया। एक और दूसरी कंपनियां मर रही थी और दूसरी ओर टी सीरीज वर्ल्ड लीडर बन रही थी। क्यों ना होता। भूषण कुमार ने बनाया टी सीरीज को दुनिया का सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा। और टी सीरीज और प्यूडीपाई का कंपटीशन किसको याद नहीं है। दुनिया में कोई हिंदुस्तान की म्यूजिक जाने ना जाने, इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है तो टी सीरीज के चैनल को जरूर जानता है। वहां से शुरू करके फिल्म प्रोडक्शन, वहां से आगे बढ़ते हुए रेडियो, एफएम, जितनी जगह हो सकती थी, एक चैनल से काम नहीं चला। मल्टीलिंगुअल चैनल बनाए। जब यह समझ आया खाली म्यूजिक से काम नहीं चलेगा, तो किड्स के चैनल बनाए, भक्ति के चैनल बनाए, हेल्थ के चैनल बनाए। आज वो एक म्यूजिक कंपनी नहीं है, आज वो एक बुटीक कंपनी है जो किसी भी किस्म का प्रोडक्शन कर सकती है। हर वो चीज जो कम्युनिकेशन में, हर वो चीज जो ऑनलाइन पूरी दुनिया के लोगों के कान तक पहुंचती है, वो सारी चीजें आज टी सीरीज बनाती है। आज आपसे एक सवाल है, आपके अपने बिजनेस में कितनी संभावना है? क्या आपका बिजनेस मर रहा है? क्या आपका प्रोडक्ट मर रहा है? क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मर रहा है? क्या आपका स्कोप कम हो रहा है? क्या आपका उधार बढ़ रहा है? क्या ऐसे में आप सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, या आप नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, या आप नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कर रहे हैं? भूषण कुमार से आपको सीखना चाहिए। ये केस स्टडी एक आम आदमी के असाधारण जज्बे की कहानी है। ये केस स्टडी एक आदमी के बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी है। ये केस स्टडी एक छोटे से बिजनेस को बहुत बड़े ग्लोबल बिजनेस बनाने की कहानी है। और यदि इस केस स्टडी से नहीं सीख पाए तो आपकी चमड़ी इतनी मोटी है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यदि ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो तो उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। 350 वीडियोस है लाइफ और बिजनेस पे। एक दिन में एक भी देखोगे तो एक साल में सैकड़ों गुना ग्रोथ होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।